अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस केस के आगाज़ में ertugrul और बेबुलत एक कमरे में मौजूद थे। बेबुलत कहता है, आपने उन्हें बताया कि बिल्ली को आपने किले से निकाला है, लेकिन फिर भी आप सही सलामत निकलने में वहाँ से कामयाब हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी है। ये आपने कैसे किया? ertugrul कहता है कि मैंने एक मुआहदा किया था। वो मुआहदा अभी के लिए उन्हें फ़ायदा देगा, लेकिन बाद में मुझे फ़ायदा देगा। बेबुलत पूछता है, किस तरह का मुआहदा था वो? अगर आपको ज़रूरत हो तो हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे। ertugrul कहता है कि ये सिर्फ मेरा मसला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी बता दिया जाएगा। बेबुलत कहता है, तो सोने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं अपनी बहन के लिए सारी दुनिया की दौलत को कुर्बान कर दूं, लेकिन रियासत मुझसे टैक्स की तवक्को रखती है। ertugrul कहता है, फिक्र ना करो, हम उनसे सारा सोना वापस लेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा लेंगे। बेबुलत कहता है, मैं दोनों कबीले के भाईचारे को मजबूत करना चाहता हूँ, इसीलिए आज शाम मैं अपने कबीले में एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करूँगा। मैं आपको और आपके घर वालों को वहाँ तशरीफ़ लाने की दावत देता हूँ। ertugrul कहता है, शुक्रिया बेबुलत साहब, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ। फिर बेबुलत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। इलबिलगे अपने खेमे में सामान पैक कर रही थी। मैंगो पूछती है, क्या वाकई आप जा रही हैं खानम? इलबिलगे कहती है, मेरे भाई ने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा। मैं अमीर बहाउद्दीन से शादी करने के बजाय यहाँ से बेदखल होना पसंद करती हूँ। मैंगो कहती है, इतने सारे सालों में मैं आपकी मुश्किलात सुनती आ रही हूँ, अब आप मुझसे मत छुपाएं। इलबिलगे कहती है, तुम क्या कह रही हो मैंगो? मैं क्या छुपा रही हूँ? मैंगो कहती है, मैं आपके अंदर मौजूद आपको जानती हूँ, ये आपकी आंखों में वाज़ेह है। मैं जानती हूँ कि आपको ertugrul साहब से प्यार हो गया है। इलबिलगे कहती है, मुझे छोटी सी उम्मीद थी, एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होगा। मैंगो कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं खानम? इलबिलगे कहती है, मुझे ertugrul साहब से प्यार हो गया था, लेकिन मैं कह ना सकी। मैं खौफज़दा थी, मुझे डर था कि वो समझ नहीं पाएंगे। मैं उनके सामने अपनी तजलील से खौफज़दा थी। मैंगो कहती है, मोहब्बत का परिंदा पिंजरे में कैद नहीं रह सकता खानम, मेरे ख्याल में आपको उन्हें बता देना चाहिए। ये सुनकर इलबिलगे खातून सोच में पड़ जाती है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। तारा खुफिया गार में दरागोस के पास पहुंच जाता है और कहता है, ertugrul को पता लग गया है कि मिकीज हमारे लिए काम कर रहा था। ertugrul के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? दरागोस कहता है, मिकीज लाजमी ertugrul को तुम्हारा नाम बताएगा। अब तुम सोगोत में नहीं रह सकते, अब तुम कहीं गायब हो जाओ। ये सुनकर तारा कहीं बाहर चला जाता है। इसके बाद सोगोत का मंजर सामने आता है। ertugrul कह रहा था कि मैं मंगोलों को अनातोलिया का सोना नहीं लेने दूंगा, ये काम हम दोनों गलीजों को आपस में लड़ाकर हासिल करेंगे। तुर्गत पूछता है, अगर दरागोस ने वो सोना हासिल कर लिया और फिर हमें आधा हिस्सा देने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा सरदार? ertugrul कहता है, उन्हें आधा हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है तुर्गत, हम वो सारा सोना हासिल करेंगे। मर्गिन, तुम उनका पीछा करो और उस सराय महल में जाओ जहाँ सारा टैक्स इकट्ठा होना है। वो सोना हासिल करने के बाद किले में नहीं जाएंगे, लाजमन उनका कोई खुफिया ठिकाना होगा, पता लगाओ कि वो ठिकाना कहाँ है। मर्गिन कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर ertugrul कहता है, दरागोस और उसके आदमी मंगोलों को मारकर सोना हासिल कर लेंगे और फिर मंगोल अमीर बहाउद्दीन को मार देंगे। बामसी कहता है, और फिर हम दराउद्दीन को मार देंगे। बामसी कहता है, और फिर हम दरागोस के खुफिया ठिकाने पर जाएंगे और सारा सोना हासिल कर लेंगे। फिर ertugrul तुर्गुत से कहता है, तुम लफ्के के लिए जाकर उनको उस राय महल के बारे में बताओ जिसमें टैक्स वाला सोना इकट्ठा होना है तुर्गुत। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। बहाउद्दीन का खास आदमी बातर वापस बहाउद्दीन के पास पहुंच चुका था। बहाउद्दीन कहता है, मैंने तुम्हें संदूक हासिल करने को कहा था, तुम ना सिर्फ नाकाम हो गए बल्कि अपने आदमियों को पीछा छोड़कर खरगोश की तरह भाग गए। बातर कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मेरे हजरत, हत्ता कि उस आदमी को अंधा कर दिया, लेकिन फिर भी उसने एक लफ्ज़ भी नहीं बताया। बहाउद्दीन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है, उस संदूक की वजह से मंगोलों की तलवार मेरी गर्दन पर है, अगर तुम उस आदमी से कुछ भी नहीं उगलवा सके तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? फिर बहाउद्दीन कहता है, खड़े हो जाओ, सोगोत के टैक्स वाला काफिला अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा, हमें फ़ौरन पता लगाना होगा कि बेबुलत कहाँ है। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसी दौरान मंगोल टैक्सों वाले संदूक अंदर लेकर आ रहे थे। उनका कमांडर बहुत खुश हो रहा था। एक सिपाही कहता है, इसमें सारे टैक्स की तफसील मौजूद है। कमांडर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। फिर सिपाही कहता है, ये उस सरदार की खोपड़ी है जिसने टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया, हमने उसकी खोपड़ी को उसी के सोने से लपेट दिया है। कागज देखने के बाद कमांडर कहता है, मुझे सोगोत का टैक्स नजर नहीं आ रहा, क्या तुम लिखना भूल गए हो? सिपाही कहता है कि सोगोत का टैक्स हमें अभी तक नहीं मिला। कमांडर गुस्से में कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इसे हमने फौरन लागू खान तक पहुंचाना है। इतने में बहाउद्दीन और बहादुर अंदर दाखिल होते हैं। बहाउद्दीन कहता है, माशाल्लाह कितना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कमांडर कहता है, बेहतर होता कि सारा टैक्स यहाँ पर पहुँच जाता। सोगोत का टैक्स कहाँ है अमीर बहाउद्दीन? बहाउद्दीन कहता है, वो रास्ते में है कमांडर, आप जानते हो कि सर्दियों का मौसम है और बर्फबारी हो रही है। कमांडर कहता है,
क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? सारा सोना आ गया है लेकिन सोगोत का सोना बर्फबारी में फंस गया है। इस खोपड़ी को देखो, ये उस आदमी की है जिसने टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया था। अगर सोगोत का टैक्स जल्दी यहाँ पर ना पहुँचा तो तुम्हारा हाल भी इस जैसा होगा। बहाउद्दीन कहता है, फिक्र ना करो कमांडर, आज शाम को मैं सोगोत होऊंगा। ये मसला मैं खुद हल करूंगा। अब आप इस कागज पर मुझे टैक्स की वसूली की मोहर लगाने दो। कमांडर उसे मोहर लगाने से रोक लेता है और कहता है, जब तक सारा टैक्स नहीं आ जाता तब तक कोई मोहर नहीं लगेगी, लेकिन अगर सोगोत का टैक्स नहीं आया तो मैं तुम्हारे खून से इस कागज पर मोहर लगाकर इसे हुलागू खान की तरफ भेज दूंगा। अब जाओ और यह मसला हल करो। ये सुनकर बहाउद्दीन बाहर निकल जाता है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। तुर्गुत लफ्के किले में पहुंच चुका था। उरानोस उसे खुशामदीद कहता है और फिर कहता है, मुझे उम्मीद है कि अतुल ने वो मालूमात भेजी हैं जिसका मुझे इंतजार है। तुर्गुत कहता है, वो जगह जहाँ टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो सोगोत के बाहर की तरफ रास्ते में मौजूद एक मेहमान खाना है। उरानोस पूछता है, उस मेहमान खाने में कौन होगा? तुर्गुत कहता है, सिर्फ मंगोल होंगे। उरानोस कहता है, अतुल साहब का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। काम होने के बाद हम उन्हें खबर भिजवा देंगे। फिर तुर्गुत वहां से वापस मुड़ जाता है। उसके जाने के बाद उरानोस एक सिपाही से कहता है, सिपाही इकट्ठे करो और कमांडर दरागोस को इत्तला दो कि हम मेहमान खाने की तरफ जा रहे हैं। हम मंगोलों को मार देंगे और सोना हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ सोगोत में दुमरुल और गुनगुत वापस आकर अतुल साहब को बताते हैं, तारा हमें कहीं भी नहीं मिला। उसने अपनी दुकान भी नहीं खोली और वो अपने घर में भी मौजूद नहीं है। अतुल कहता है, वो मिकीस को गिरफ्तार होते देखकर भाग गया होगा। तुम लोग होशियार रहना। फिर दुमरुल कहता है, हमारे गश्त वाले सिपाहियों की तरफ से खबर आई है कि अमीर बहाउद्दीन उमर कबीले की तरफ जा रहा है। अतुल कहता है, उसने हमें खबर नहीं दी। बमसी कहता है कि मतलब है कि कुछ करने वाला है वो, हम इसका पता लगाएंगे। इसके बाद अतुल घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबोलत कह रहा था, अमीर बहाउद्दीन ने खबर भेजी है कि वो आज शाम यहाँ पर आएंगे। मुझे हर चीज़ बेहतरीन चाहिए। सिरमा कहती है कि आप फिक्र न करें भाई, मैं हर चीज़ को देख लूंगी। बेबोलत कहता है, अगर हम ये सब कुछ अलबिलगे पे छोड़ दें तो हमें अमीर बहाउद्दीन की नफरत का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ अलबिलगे की नाफरमानी का नतीजा है। फिर बेबोलत पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है सिरमा, क्या तुम भी मेरी नाफरमानी करोगी? सिरमा कहती है कि कभी नहीं भाई। ये आपने कैसे सोचा? बेबोलत कहता है, तुम हमेशा मुख्तलिफ थी सिरमा, तुम अलबिलगे की तरह गुस्सैली नहीं हो। अगर मैं कबीले की बेहतरी के लिए तुम्हारी शादी अतुल साहब से कर दूं तो तुम क्या कहोगी? सिरमा मुस्कुराते हुए कहती है, आपका हुक्म मानना मेरी जिम्मेदारी है भाई। ये सुनकर बेबोलत मुस्कुराने लगता है। काई कबीले में अतुल कहता है, कल उमर कबीले वालों ने हमें दावत दी है वालदा। आयमा खातून कहती हैं, हमें जाना चाहिए बेटा। सिलजान, तुम खवातीन से कहो कि वो उनके लिए तोहफे तैयार करें। अतुल कहता है, बेबोलत ने मुझे दोनों कबीलों के भाईचारे के मजबूत करने की बात की है वालदा। लाजमी वो इस भाईचारे को शादी से मजबूत करना चाहता है। सिलजान कहती है, फिर वो लाजमी अपनी बहन सिल्मा खातून की शादी आपसे कराना चाहेगा, क्योंकि वो अलबिलगे खातून की शादी अमीर बहाउद्दीन से कराना चाहता है। लेकिन मेरे ख्याल में वो एतमाद के लायक नहीं है सरदार। अतुल पूछता है, क्या आपने कुछ सुना है सिलजान खातून? सिलजान कहती है, नहीं, लेकिन मुझे बेबोलत के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं आते। वो अजनबियों की तरह बात करता है। मैं खौफजदा हूँ कि वो कोई चाल चलेगा। अतुल कहता है, अल्लाह हमारी किस्मत और मुस्तकबिल को अच्छा करे, लेकिन मैं आपकी तमाम बातों से रजामंद हूँ। मैंने ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले ली हैं। आयमा खातून कहती हैं, तुम्हें एक औरत की ज़रूरत है बेटा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, बाकी फैसला तुम्हारा अपना है। अतुल कहता है, उमर कबीले वाले रियासत के हुक्म पर यहाँ पर आए हैं। अमीर बहाउद्दीन उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर हम उमर कबीले को अपनी तरफ कर लें तो अमीर बहाउद्दीन की चालों को नाकाम बना सकते हैं। मेरा दिल हलीमा के अलावा किसी को नहीं चाहता वालदा, लेकिन अगर कोई शादी हुई तो वो सिर्फ सियासी मकासद के लिए होगी। दूसरी तरफ दरागोस और उसके आदमी उस मेहमान खाने के बाहर पहुंच गए थे जिसमें मंगोल अनातोलिया का टैक्स इकट्ठा कर रहे थे। दरागोस कह रहा था, अर्तुगरुल सही निकला, अनातोलिया का सारा टैक्स यहीं पर जमा हो रहा है। उरानोस पूछता है, हम अंदर कैसे जाएंगे हुजूर? दरागोस कहता है, पहले तुम जाओगे और फिर हम। तुम एक सांप की तरह अंदर घुसोगे और फिर उन्हें ये जहर दे दोगे। मंगोल ज़ियाफ़तें पसंद करते हैं। आज शाम को उनकी ज़ियाफ़त के दौरान तुम ये जहर उन्हें पिला दोगे। ये सुनकर उरानोस वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद शाम का वक्त हो जाता है। मंगोल बहुत पुरजोशी से ज़ियाफ़त मना रहे थे और शराब पी रहे थे। उनका कमांडर भी एक खोपड़ी में शराब डालकर पी रहा था। सब मंगोल बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इतने में उरानोस अंदर दाखिल होता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, हुलागू खान के अजीम सिपाहियों, जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर है, क्या आप लोग एक लजीज शराब पीना पसंद करेंगे? ये सारी आपके लिए लाई गई है। ये खून की तरह की शराब है। ये सुनकर मंगोल बहुत खुश हो जाते हैं और अपने गिलास आगे करने लगते हैं।
उरानोस भी जल्दी जल्दी से शराब डालने लगता है। इतने में मंगोलों का कमांडर कहता है, इधर आओ मुलाजिम लड़के। उरानोस उसके पास आ जाता है। मंगोल कमांडर खोपड़ी वाली सारी शराब उसके ऊपर उंडेलने लगता है और कह के मारकर हंसने लगता है। उरानोस खामोशी से बर्दाश्त कर लेता है। फिर कमांडर कहता है, मुझे भी वो शराब दो जिसकी तुम बहुत तारीफें कर रहे थे, ताकि मैं भी उसका जायका चख सकूं। ये सुनकर शराब वो खोपड़ी में डालने लगता है। थोड़ी सी शराब पीकर कमांडर कहता है, ये बहुत अच्छी है। इस शराब का क्या नाम है? उरानोस कहता है कि खून जैसी शराब। इसके बाद सब मंगोल पुरजोशी से शराब पीने लगते हैं। कुछ ही देर बाद सबकी तबीयत खराब होने लगती है। मार्किन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो कुछ देर में वहां से चला जाता है। सब मंगोल आहिस्ते आहिस्ते जहर के असर की वजह से मर रहे होते हैं। इतने में कुछ मजीद मंगोल अंदर दाखिल होते हैं और साथ ही दरागोस के आदमी भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अमीर बहाउद्दीन उमर कबीले में पहुंच चुका था और कह रहा था, पहले ही मंगोलों की तलवार मेरी गर्दन पर है और ऊपर से ये मुसीबत देखो। सुगोत का टैक्स काफरों के पास चला गया है। क्या तुम जानते हो कि इस टैक्स के जिम्मेदार तुम हो बेबोलत? बेबोलत कहता है, और मैं क्या करता मेरी हजरत? क्या मैं अपनी बहन को उनके पास छोड़ देता? बहाउद्दीन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। कम से कम वो सोना एलबिलगे खातून की जिंदगी के लिए कुर्बान हुआ है। जब तक हमें वो वापस नहीं मिल जाता हमें कुछ करना होगा। बेबोलत कहता है, मैं उस दरागोस से इसका हिसाब लूंगा मेरी हजरत, आप यकीन रखें। बहाउद्दीन कहता है, मुझे यकीन है बेबोलत। अब तुम पता लगाओ कि अर्तुल ने उनके साथ किस किस्म का मुआहदा किया था। बेबोलत कहता है, मैं जल्द पता लगा लूंगा मेरी हजरत, लेकिन अर्तुल मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा जंगजू निकला। ना सिर्फ उसकी ताकत बल्कि वो अपनी अकल को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। बहाउद्दीन कहता है कि तुम भी अर्तुल की तारीफें करने वालों में शामिल हो गए हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद था? बेबोलत कहता है, ये तारीफ नहीं है, ये मेरा मुशाहिदा है। बहाउद्दीन खड़ा होकर कहता है कि अपना मुशाहिदा अपने पास रखो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बेबोलत कहता है, मैं अपना मकसद नहीं भूला मेरी हजरत, लेकिन आप जानते हैं कि अर्तुल जैसे दुश्मन को हराना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने एक और रास्ता निकाला है। बहाउद्दीन पूछता है, क्या रास्ता है वो? बेबोलत कहता है कि मैं उसे अपनी बहन सिरमा के साथ शादी करने की पेशकश करूंगा। कई कबीले वालों के अंदर ये घुसने का तेज तरीन तरीका है और सिरमा एलबिलगे जैसी नहीं है, वो घुसना जानती है और हमारे कबीले के साथ वफादार है। बहाउद्दीन कहता है, ये बहुत अक्लमंदाना फैसला है, लेकिन अभी तक एलबिलगे ने मुझसे शादी के बारे में हतमी जवाब नहीं दिया। बेबोलत कहता है, आप उसके जिद्दीपन को ना देखें, वो थोड़ी होशीली है, वो आहिस्ता आहिस्ता रजामंद हो जाएगी। बहाउद्दीन कहता है, मैं खुद उससे बात करूंगा और इस मकसद के लिए मैं कुछ दिन इस कबीले में गुजारूंगा। मैं अपने नरम अल्फाजों से उसे मनाने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। दूसरी तरफ मेहमान खाने में लड़ाई जारी थी। इस तरह दरागोस और उसके आदमी सब मंगोलों को गिरा देते हैं। उरानोस कहता है, सब मारे गए हैं हुजूर। दरागोस कहता है, एक अभी तक जिंदा है, लगता है कि उसने खूनी शराब थोड़ी कम पी है, वो शराब मुझे दो। फिर दरागोस जबरदस्ती उसके मुंह में शराब डालने लगता है। इस तरह वो मंगोल कमांडर भी मारा जाता है। फिर दरागोस कहता है, यह अब तक की मेरी सबसे बड़ी जीत है। अनातोलिया से इकट्ठा होने वाला सारा टैक्स हमारे पास इकट्ठा है। सोने के सिक्कों वाले तमाम संदूक उठा लो। उरानोस कहता है, हमने न सिर्फ सोना जीता है हुजूर, हमने यहाँ पर जो खून बहाया है वो एक बड़े कत्ले आम का बाइस बनेगा। दरागोस कहता है, इसीलिए ये एक अजीम फतह है। मंगोल अनातोलिया को जहन्नम बना देंगे, वो तुर्कों के सरों के पहाड़ बना दें, मुझे कोई परवाह नहीं। अब से दौलत और जीत मेरे पास है और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस किस के आगाज़ में अर्तुगरुल और बेबोलत एक कमरे में मौजूद थे। बेबोलत कहता है, आपने उन्हें बताया कि एलबिलगे को आपने किले से निकाला है, लेकिन फिर भी आप सही सलामत निकलने में वहाँ से कामयाब हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी है, ये आपने कैसे किया? अर्तुल कहता है कि मैंने एक मुआहदा किया था, वो मुआहदा अभी के लिए उन्हें फ़ायदा देगा, लेकिन बाद में मुझे फ़ायदा देगा। बेबोलत पूछता है, किस तरह का मुआहदा था वो? अगर आपको ज़रूरत हो तो हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे। अर्तुल कहता है कि ये सिर्फ मेरा मसला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी बता दिया जाएगा। बेबोलत कहता है, तो सोने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं अपनी बहन के लिए सारी दुनिया की दौलत को कुर्बान कर दूं, लेकिन रियासत मुझसे टैक्स की तवक्को रखती है। अर्तुल कहता है, फिक्र ना करो, हम उनसे सारा सोना वापस लेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा लेंगे। बेबोलत कहता है, मैं दोनों कबीले के भाईचारे को मजबूत करना चाहता हूँ, इसीलिए आज शाम मैं अपने कबीले में एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करूँगा। मैं आपको और आपके घर वालों को वहाँ तशरीफ़ लाने की दावत देता हूँ। अर्तुल कहता है, शुक्रिया बेबोलत साहब, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ। फिर बेबोलत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। एलबिलगे अपने खेमे में सामान पैक कर रही थी। मैंगो पूछती है, क्या वाकई आप जा रही हैं खानम? एलबिलगे कहती है, मेरे भाई ने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा, मैं अमीर बहाउद्दीन से शादी करने के बजाय यहाँ से बेदखल होना पसंद करती हूँ। मैंगो कहती है, इतने सारे सालों में मैं आपकी मुश्किलात सुनती आ रही हूँ, अब आप मुझसे मत छुपाएं। एलबिलगे कहती है, तुम क्या कह रही हो मैंगो? मैं क्या छुपा रही हूँ? मैंगो कहती है, मैं आपके अंदर मौजूद आपको जानती हूँ, ये आपकी आंखों में वाज़ेह है। मैं जानती हूँ कि आपको अर्तुल साहब से प्यार हो गया है। एलबिलगे कहती है, मुझे छोटी सी उम्मीद थी,
एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होगा। बेंगो कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं खानम। इल्बिलगे कहती है, मुझे अर्तुगरुल साहब से प्यार हो गया था, लेकिन मैं कह ना सकी। मैं खौफजदा थी। मुझे डर था कि वो समझ नहीं पाएंगे। मैं उनके सामने अपनी तजलील से खौफजदा थी। बेंगो कहती है, मोहब्बत का परिंदा पिंजरे में कैद नहीं रह सकता खानम। मेरे ख्याल में आपको उन्हें बता देना चाहिए। ये सुनकर इल्बिलगे खातून सोच में पड़ जाती है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। तारा खुफिया गार में दरागोस के पास पहुंच जाता है और कहता है, अर्तुल को पता लग गया है कि मिकीज हमारे लिए काम कर रहा था। अर्तुल के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए। दरागोस कहता है, मिकीज लाजमी अर्तुल को तुम्हारा नाम बताएगा। अब तुम सोगोत में नहीं रह सकते। अब तुम कहीं गायब हो जाओ। ये सुनकर तारा कहीं बाहर चला जाता है। इसके बाद सोगोत का मंजर सामने आता है। अर्तुल कह रहा था कि मैं मंगोलों को अनातोलिया का सोना नहीं लेने दूंगा। ये काम हम दोनों गलीजों को आपस में लड़ाकर हासिल करेंगे। तुर्गत पूछता है, अगर दरागोस ने वो सोना हासिल कर लिया और फिर हमें आधा हिस्सा देने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा सरदार। अर्तुल कहता है, उन्हें आधा हिस्सा देने की जरूरत नहीं है तुर्गत, हम वो सारा सोना हासिल करेंगे। मर्गिन, तुम उनका पीछा करो और उस सराय महल में जाओ जहाँ सारा टैक्स इकट्ठा होना है। वो सोना हासिल करने के बाद किले में नहीं जाएंगे। लाजमन उनका कोई खुफिया ठिकाना होगा। पता लगाओ कि वो ठिकाना कहाँ है। मर्गिन कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अर्तुल कहता है, दरागोस और उसके आदमी मंगोलों को मारकर सोना हासिल कर लेंगे और फिर मंगोल अमीर बहाउद्दीन को मार देंगे। बामसी कहता है, और फिर हम दराउद्दीन को मार देंगे। बामसी कहता है, और फिर हम दरागोस के खुफिया ठिकाने पर जाएंगे और सारा सोना हासिल कर लेंगे। फिर अर्तुल तुर्गुत से कहता है, तुम लफ्के के लिए जाकर उनको उस राय महल के बारे में बताओ जिसमें टैक्स वाला सोना इकट्ठा होना है तुर्गुत। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। बहाउद्दीन का खास आदमी बातुर वापस बहाउद्दीन के पास पहुंच चुका था। बहाउद्दीन कहता है, मैंने तुम्हें संदूक हासिल करने को कहा था, तुम ना सिर्फ नाकाम हो गए बल्कि अपने आदमियों को पीछा छोड़कर खरगोश की तरह भाग गए। बातुर कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मेरी हजरत, हत्ता कि उस आदमी को अंधा कर दिया, लेकिन फिर भी उसने एक लफ्ज भी नहीं बताया। बहाउद्दीन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है, उस संदूक की वजह से मंगोलों की तलवार मेरी गर्दन पर है। अगर तुम उस आदमी से कुछ भी नहीं उगलवा सके तो तुम्हारा क्या फायदा। फिर बहाउद्दीन कहता है, खड़े हो जाओ। सोगोत के टैक्स वाला काफिला अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा। हमें फौरन पता लगाना होगा कि बिबुलत कहाँ है। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसी दौरान मंगोल टैक्सों वाले संदूक अंदर लेकर आ रहे थे। उनका कमांडर बहुत खुश हो रहा था। एक सिपाही कहता है, इसमें सारे टैक्स की तफसील मौजूद है। कमांडर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। फिर सिपाही कहता है, ये उस सरदार की खोपड़ी है जिसने टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया। हमने उसकी खोपड़ी को उसी के सोने से लपेट दिया है। कागज देखने के बाद कमांडर कहता है, मुझे सोगोत का टैक्स नजर नहीं आ रहा, क्या तुम लिखना भूल गए हो। सिपाही कहता है कि सोगोत का टैक्स हमें अभी तक नहीं मिला। कमांडर गुस्से में कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। इसे हमने फौरन लागू खान तक पहुंचाना है। इतने में बहाउद्दीन और बातुर अंदर दाखिल होते हैं। बहाउद्दीन कहता है, माशाल्लाह कितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कमांडर कहता है, बेहतर होता कि सारा टैक्स यहाँ पर पहुंच जाता। सोगोत का टैक्स कहाँ है अमीर बहाउद्दीन। बहाउद्दीन कहता है, वो रास्ते में है कमांडर। आप जानते हो कि सर्दियों का मौसम है और बर्फबारी हो रही है। कमांडर कहता है, क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो। सारा सोना आ गया है लेकिन सोगोत का सोना बर्फबारी में फंस गया है। इस खोपड़ी को देखो, ये उस आदमी की है जिसने टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया था। अगर सोगोत का टैक्स जल्दी यहाँ पर ना पहुंचा तो तुम्हारा हाल भी इस जैसा होगा। बहाउद्दीन कहता है, फिक्र ना करो कमांडर, आज शाम को मैं सोगोत होऊंगा। ये मसला मैं खुद हल करूंगा। अब आप इस कागज पर मुझे टैक्स की वसूली की मोहर लगाने दो। कमांडर उसे मोहर लगाने से रोक लेता है और कहता है, जब तक सारा टैक्स नहीं आ जाता तब तक कोई मोहर नहीं लगेगी, लेकिन अगर सोगोत का टैक्स नहीं आया तो मैं तुम्हारे खून से इस कागज पर मोहर लगाकर इसे लागू खान की तरफ भेज दूंगा। अब जाओ और यह मसला हल करो। ये सुनकर बहाउद्दीन बाहर निकल जाता है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। तुर्गुत लफ्के किले में पहुंच चुका था। उरानोस उसे खुशामदीद कहता है और फिर कहता है, मुझे उम्मीद है कि अर्तुल ने वो मालूमात भेजी हैं जिसका मुझे इंतजार है। तुर्गुत कहता है, वो जगह जहाँ टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो सोगोत के बाहर की तरफ रास्ते में मौजूद एक मेहमान खाना है। उरानोस पूछता है, उस मेहमान खाने में कौन होगा। तुर्गुत कहता है, सिर्फ मंगोल होंगे। उरानोस कहता है, अर्तुल साहब का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। काम होने के बाद हम उन्हें खबर भिजवा देंगे। फिर तुर्गुत वहाँ से वापस मुड़ जाता है। उसके जाने के बाद उरानोस एक सिपाही से कहता है, सिपाही इकट्ठे करो और कमांडर दरागोस को इत्तला दो कि हम मेहमान खाने की तरफ जा रहे हैं। हम मंगोलों को मार देंगे और सोना हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ सोगोत में दुमरुल और गुनगुत वापस आकर अर्तुल साहब को बताते हैं, तारा हमें कहीं भी नहीं मिला, उसने अपनी दुकान भी नहीं खोली और वो अपने घर में भी मौजूद नहीं है। अर्तुल कहता है, वो मिकीस को गिरफ्तार होते देखकर भाग गया होगा, तुम लोग होशियार रहना। फिर दुमरुल कहता है, हमारे गश्त वाले सिपाहियों की तरफ से खबर आई है कि अमीर बहाउद्दीन उमर कबीले की तरफ जा रहा है। अर्तुल कहता है, उसने हमें खबर नहीं दी। बमसी कहता है कि मतलब है कि कुछ करने वाला है वो, हम इसका पता लगाएंगे।
इसके बाद अर्तुल घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबुलत कह रहा था, अमीर बहाउद्दीन ने खबर भेजी है कि वो आज शाम यहाँ पर आएंगे। मुझे हर चीज़ बेहतरीन चाहिए। सिरमा कहती है कि आप फिक्र न करें भाई, मैं हर चीज़ को देख लूंगी। बेबुलत कहता है, अगर हम ये सब कुछ अलबिलगे पे छोड़ दें तो हमें अमीर बहाउद्दीन की नफरत का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ अलबिलगे की नाफरमानी का नतीजा है। फिर बेबुलत पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है सिरमा, क्या तुम भी मेरी नाफरमानी करोगी? सिरमा कहती है कि कभी नहीं भाई, ये आपने कैसे सोचा? बेबुलत कहता है, तुम हमेशा मुख्तलिफ थी सिरमा, तुम अलबिलगे की तरह गुस्सैली नहीं हो। अगर मैं कबीले की बेहतरी के लिए तुम्हारी शादी अर्तुल साहब से कर दूं तो तुम क्या कहोगी? सिरमा मुस्कुराते हुए कहती है, आपका हुक्म मानना मेरी जिम्मेदारी है भाई। ये सुनकर बेबुलत मुस्कुराने लगता है। काई कबीले में अर्तुल कहता है, कल उमर कबीले वालों ने हमें दावत दी है वालदा। आयमा खातून कहती हैं, हमें जाना चाहिए बेटा। सिलजान, तुम खवातीन से कहो कि वो उनके लिए तोहफे तैयार करें। अर्तुल कहता है, बेबुलत ने मुझे दोनों कबीलों के भाईचारे के मजबूत करने की बात की है वालदा। लाजमी वो इस भाईचारे को शादी से मजबूत करना चाहता है। सिलजान कहती है, फिर वो लाजमी अपनी बहन सिरमा खातून की शादी आपसे कराना चाहेगा, क्योंकि वो अलबिलगे खातून की शादी अमीर बहाउद्दीन से कराना चाहता है। लेकिन मेरे ख्याल में वो एतमाद के लायक नहीं है सरदार। अर्तुल पूछता है, क्या आपने कुछ सुना है सिलजान खातून? सिलजान कहती है, नहीं, लेकिन मुझे बेबुलत के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं आते। वो अजनबियों की तरह बात करता है। मैं खौफजदा हूँ कि वो कोई चाल चलेगा। अर्तुल कहता है, अल्लाह हमारी किस्मत और मुस्तकबिल को अच्छा करे, लेकिन मैं आपकी तमाम बातों से रजामंद हूँ। मैंने ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले ली हैं। आयमा खातून कहती हैं, तुम्हें एक औरत की ज़रूरत है बेटा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, बाकी फैसला तुम्हारा अपना है। अर्तुल कहता है, उमर कबीले वाले रियासत के हुक्म पर यहाँ पर आए हैं। अमीर बहाउद्दीन उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर हम उमर कबीले को अपनी तरफ कर लें तो अमीर बहाउद्दीन की चालों को नाकाम बना सकते हैं। मेरा दिल हलीमा के अलावा किसी को नहीं चालता वालदा, लेकिन अगर कोई शादी हुई तो वो सिर्फ सियासी मकासद के लिए होगी। दूसरी तरफ दरागोस और उसके आदमी उस मेहमान खाने के बाहर पहुंच गए थे, जिसमें मंगोल अनातोलिया का टैक्स इकट्ठा कर रहे थे। दरागोस कह रहा था, अर्तुगरुल सही निकला, अनातोलिया का सारा टैक्स यहीं पर जमा हो रहा है। उरानोस पूछता है, हम अंदर कैसे जाएंगे हुजूर? दरागोस कहता है, पहले तुम जाओगे और फिर हम। तुम एक सांप की तरह अंदर घुसोगे और फिर उन्हें ये जहर दे दोगे। मंगोल ज़ियाफ़तें पसंद करते हैं। आज शाम को उनकी ज़ियाफ़त के दौरान तुम ये जहर उन्हें पिला दोगे। ये सुनकर उरानोस वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद शाम का वक्त हो जाता है। मंगोल बहुत पुरजोशी से ज़ियाफ़त मना रहे थे और शराब पी रहे थे। उनका कमांडर भी एक खोपड़ी में शराब डालकर पी रहा था। सब मंगोल बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इतने में उरानोस अंदर दाखिल होता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, उलागू खान के अजीम सिपाहियों, जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर है, क्या आप लोग एक लजीज शराब पीना पसंद करेंगे? ये सारी आपके लिए लाई गई है। ये खून की तरह की शराब है। ये सुनकर मंगोल बहुत खुश हो जाते हैं और अपने गिलास आगे करने लगते हैं। उरानोस भी जल्दी जल्दी से शराब डालने लगता है। इतने में मंगोलों का कमांडर कहता है, इधर आओ मुलाजिम लड़के। उरानोस उसके पास आ जाता है। मंगोल कमांडर खोपड़ी वाली सारी शराब उसके ऊपर उंडेलने लगता है और कह मारकर हंसने लगता है। उरानोस खामोशी से बर्दाश्त कर लेता है। फिर कमांडर कहता है, मुझे भी वो शराब दो जिसकी तुम बहुत तारीफें कर रहे थे, ताकि मैं भी उसका जायका चख सकूं। ये सुनकर शराब वो खोपड़ी में डालने लगता है। थोड़ी सी शराब पीकर कमांडर कहता है, ये बहुत अच्छी है। इस शराब का क्या नाम है? उरानोस कहता है कि खून जैसी शराब। इसके बाद सब मंगोल पुरजोशी से शराब पीने लगते हैं। कुछ ही देर बाद सबकी तबीयत खराब होने लगती है। मार्किन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो कुछ देर में वहाँ से चला जाता है। सब मंगोल आहिस्ते आहिस्ते जहर के असर की वजह से मर रहे होते हैं। इतने में कुछ मजीद मंगोल अंदर दाखिल होते हैं और साथ ही दरागोस के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अमीर बहाउद्दीन उमर कबीले में पहुँच चुका था और कह रहा था, पहले ही मंगोलों की तलवार मेरी गर्दन पर है और ऊपर से ये मुसीबत देखो, सुगोत का टैक्स काफरों के पास चला गया है। क्या तुम जानते हो कि इस टैक्स के जिम्मेदार तुम हो बेबुलत? बेबुलत कहता है, और मैं क्या करता मेरी हजरत, क्या मैं अपनी बहन को उनके पास छोड़ देता? बहाउद्दीन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। कम से कम वो सोना अलबिलगे खातून की जिंदगी के लिए कुर्बान हुआ है। जब तक हमें वो वापस नहीं मिल जाता हमें कुछ करना होगा। बेबुलत कहता है, मैं उस दरागोस से इसका हिसाब लूंगा मेरी हजरत, आप यकीन रखें। बहाउद्दीन कहता है, मुझे यकीन है बेबुलत। अब तुम पता लगाओ कि अर्तुल ने उनके साथ किस किस्म का मुआहदा किया था। बेबुलत कहता है, मैं जल्द पता लगा लूंगा मेरी हजरत, लेकिन अर्तुल मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा जंगजू निकला। ना सिर्फ उसकी ताकत बल्कि वो अपनी अकल को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। बहाउद्दीन कहता है कि तुम भी अर्तुल की तारीफें करने वालों में शामिल हो गए हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद था? बेबुलत कहता है, ये तारीफ नहीं है, ये मेरा मुशाहिदा है। बहाउद्दीन खड़ा होकर कहता है कि अपना मुशाहिदा अपने पास रखो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बेबुलत कहता है, मैं अपना मकसद नहीं भूला मेरी हजरत, लेकिन आप जानते हैं कि अर्तुल जैसे दुश्मन को हराना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने एक और रास्ता निकाला है। बहाउद्दीन पूछता है, क्या रास्ता है वो? बेबुलत कहता है कि मैं उसे अपनी बहन सिरमा के साथ शादी करने की पेशकश करूंगा। काई कबीले वालों के अंदर यह घुसने का तेज तरीन तरीका है।
और सिरमा इलबिल्के जैसी नहीं है, वो घुसना जानती है और हमारे कबीले के साथ वफादार है। बहाउद्दीन कहता है, ये बहुत अक्लमंदाना फैसला है, लेकिन अभी तक इलबिल्के ने मुझसे शादी के बारे में हतमी जवाब नहीं दिया। बेबुलत कहता है, आप उसके जिद्दीपन को ना देखें, वो थोड़ी हुसीली है, वो आहिस्ता आहिस्ता रजामंद हो जाएगी। बहाउद्दीन कहता है, मैं खुद उससे बात करूंगा और इस मकसद के लिए मैं कुछ दिन इस कबीले में गुजारूंगा। मैं अपने नरम अल्फाजों से उसे मनाने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। दूसरी तरफ मेहमान खाने में लड़ाई जारी थी। इस तरह दरागोस और उसके आदमी सब मंगोलों को गिरा देते हैं। ओरानोस कहता है, सब मारे गए हैं हुजूर। दरागोस कहता है, एक अभी तक जिंदा है, लगता है कि उसने खूनी शराब थोड़ी कम पी है, वो शराब मुझे दो। फिर दरागोस जबरदस्ती उसके मुंह में शराब डालने लगता है। इस तरह वो मंगोल कमांडर भी मारा जाता है। फिर दरागोस कहता है, यह अब तक की मेरी सबसे बड़ी जीत है। अनातोलिया से इकट्ठा होने वाला सारा टैक्स हमारे पास इकट्ठा है। सोने के सिक्कों वाले तमाम संदूक उठा लो। ओरानोस कहता है, हमने न सिर्फ सोना जीता है हुजूर, हमने यहाँ पर जो खून बहाया है वो एक बड़े कत्ले आम का बाइस बनेगा। दरागोस कहता है, इसीलिए ये एक अजीम फतह है। मंगोल अनातोलिया को जहन्नम बना देंगे, वो तुर्कों के सरों के पहाड़ बना दें, मुझे कोई परवाह नहीं। अब से दौलत और जीत मेरे पास है और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस केस के आगाज़ में अर्तुगरुल और बेबुलत एक कमरे में मौजूद थे। बेबुलत कहता है, आपने उन्हें बताया कि इलबिल्के को आपने किले से निकाला है, लेकिन फिर भी आप सही सलामत निकलने में वहाँ से कामयाब हो गए। ये एक बड़ी कामयाबी है। ये आपने कैसे किया? अर्तुगरुल कहता है कि मैंने एक मुआहदा किया था। वो मुआहदा अभी के लिए उन्हें फ़ायदा देगा, लेकिन बाद में मुझे फ़ायदा देगा। बेबुलत पूछता है, किस तरह का मुआहदा था वो? अगर आपको ज़रूरत हो तो हम भी आपकी मदद करना चाहेंगे। अर्तुगरुल कहता है कि ये सिर्फ मेरा मसला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको भी बता दिया जाएगा। बेबुलत कहता है, तो सोने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं अपनी बहन के लिए सारी दुनिया की दौलत को कुर्बान कर दूं, लेकिन रियासत मुझसे टैक्स की तवक्को रखती है। अर्तुगरुल कहता है, फिक्र ना करो, हम उनसे सारा सोना वापस लेंगे, बल्कि उससे भी ज़्यादा लेंगे। बेबुलत कहता है, मैं दोनों कबीले के भाईचारे को मजबूत करना चाहता हूँ, इसीलिए आज शाम मैं अपने कबीले में एक ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करूँगा। मैं आपको और आपके घर वालों को वहाँ तशरीफ़ लाने की दावत देता हूँ। अर्तुगरुल कहता है, शुक्रिया बेबुलत साहब, मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ। फिर बेबुलत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उमर कबीले का मंजर सामने आता है। इलबिल्के अपने खैमे में सामान पैक कर रही थी। मैंगो पूछती है, क्या वाकई आप जा रही हैं खानम? इलबिल्के कहती है, मेरे भाई ने मेरे लिए और कोई चारा नहीं छोड़ा। मैं अमीर बहाउद्दीन से शादी करने के बजाय यहाँ से बेदखल होना पसंद करती हूँ। मैंगो कहती है, इतने सारे सालों में मैं आपकी मुश्किलात सुनती आ रही हूँ, अब आप मुझसे मत छुपाएं। इलबिल्के कहती है, तुम क्या कह रही हो मैंगो? मैं क्या छुपा रही हूँ? मैंगो कहती है, मैं आपके अंदर मौजूद आपको जानती हूँ, ये आपकी आंखों में वाज़ेह है। मैं जानती हूँ कि आपको अर्तुगरुल साहब से प्यार हो गया है। इलबिल्के कहती है, मुझे छोटी सी उम्मीद थी, एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होगा। मैंगो कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं खानम? इलबिल्के कहती है, मुझे अर्तुगरुल साहब से प्यार हो गया था, लेकिन मैं कह ना सकी, मैं खौफज़दा थी। मुझे डर था कि वो समझ नहीं पाएंगे। मैं उनके सामने अपनी तजलील से खौफज़दा थी। मैंगो कहती है, मोहब्बत का परिंदा पिंजरे में कैद नहीं रह सकता खानम, मेरे ख्याल में आपको उन्हें बता देना चाहिए। ये सुनकर इलबिल्के खातून सोच में पड़ जाती है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। तारा खुफिया गार में दरागोस के पास पहुंच जाता है और कहता है, अर्तुगरुल को पता लग गया है कि मिकीज हमारे लिए काम कर रहा था। अर्तुगरुल के सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? दरागोस कहता है, मिकीज लाजमी अर्तुगरुल को तुम्हारा नाम बताएगा। अब तुम सोगोत में नहीं रह सकते, अब तुम कहीं गायब हो जाओ। ये सुनकर तारा कहीं बाहर चला जाता है। इसके बाद सोगोत का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल कह रहा था कि मैं मंगोलों को अनातोलिया का सोना नहीं लेने दूंगा, ये काम हम दोनों गलीजों को आपस में लड़ाकर हासिल करेंगे। तुर्गत पूछता है, अगर दरागोस ने वो सोना हासिल कर लिया और फिर हमें आधा हिस्सा देने से इनकार कर दिया, फिर क्या होगा सरदार? अर्तुगरुल कहता है, उन्हें आधा हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है तुर्गत, हम वो सारा सोना हासिल करेंगे। मर्गिन, तुम उनका पीछा करो और उस सराय महल में जाओ जहाँ सारा टैक्स इकट्ठा होना है। वो सोना हासिल करने के बाद किले में नहीं जाएंगे, लाजमन उनका कोई खुफिया ठिकाना होगा, पता लगाओ कि वो ठिकाना कहाँ है। मर्गिन कहता है, जैसे आपका हुक्म सरदार। फिर अर्तुगरुल कहता है, दरागोस और उसके आदमी मंगोलों को मारकर सोना हासिल कर लेंगे और फिर मंगोल अमीर बहाउद्दीन को मार देंगे। बामसी कहता है, और फिर हम बहाउद्दीन को मार देंगे। बामसी कहता है, और फिर हम दरागोस के खुफिया ठिकाने पर जाएंगे और सारा सोना हासिल कर लेंगे। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है, तुम लफ्के के लिए जाकर उनको उस राय महल के बारे में बताओ जिसमें टैक्स वाला सोना इकट्ठा होना है। तुर्गुत। इसके बाद एक मेहमान खाने का मंजर सामने आता है। बहाउद्दीन का खास आदमी बातर वापस बहाउद्दीन के पास पहुंच चुका था। बहाउद्दीन कहता है, मैंने तुम्हें संदूक हासिल करने को कहा था, तुम ना सिर्फ नाकाम हो गए बल्कि अपने आदमियों को पीछा छोड़कर खरगोश की तरह भाग गए। बातर कहता है,
मैंने अपनी पूरी कोशिश की है मेरी हजरत, हत्ता कि उस आदमी को अंधा कर दिया, लेकिन फिर भी उसने एक लफ्ज भी नहीं बताया। बहाउद्दीन उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है, उस संदूक की वजह से मंगोलों की तलवार मेरी गर्दन पर है। अगर तुम उस आदमी से कुछ भी नहीं उगलवा सके तो तुम्हारा क्या फायदा। फिर बहाउद्दीन कहता है, खड़े हो जाओ। सोगोत के टैक्स वाला काफिला अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा, हमें फौरन पता लगाना होगा कि बेबुलत कहाँ है। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। इसी दौरान मंगोल टैक्सों वाले संदूक अंदर लेकर आ रहे थे। उनका कमांडर बहुत खुश हो रहा था। एक सिपाही कहता है, इसमें सारे टैक्स की तफसील मौजूद है। कमांडर उसे खोलकर पढ़ने लगता है। फिर सिपाही कहता है, ये उस सरदार की खोपड़ी है जिसने टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया। हमने उसकी खोपड़ी को उसी के सोने से लपेट दिया है। कागज देखने के बाद कमांडर कहता है, मुझे सोगोत का टैक्स नजर नहीं आ रहा, क्या तुम लिखना भूल गए हो। सिपाही कहता है कि सोगोत का टैक्स हमें अभी तक नहीं मिला। कमांडर गुस्से में कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। इसे हमने फौरन लागू खान तक पहुंचाना है। इतने में बहाउद्दीन और बहादुर अंदर दाखिल होते हैं। बहाउद्दीन कहता है, माशाल्लाह कितना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कमांडर कहता है, बेहतर होता कि सारा टैक्स यहाँ पर पहुँच जाता। सोगोत का टैक्स कहाँ है अमीर बहाउद्दीन। बहाउद्दीन कहता है, वो रास्ते में है कमांडर। आप जानते हो कि सर्दियों का मौसम है और बर्फबारी हो रही है। कमांडर कहता है, क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो। सारा सोना आ गया है लेकिन सोगोत का सोना बर्फबारी में फंस गया है। इस खोपड़ी को देखो, ये उस आदमी की है जिसने टैक्स अदा करने से इनकार कर दिया था। अगर सोगोत का टैक्स जल्दी यहाँ पर ना पहुँचा तो तुम्हारा हाल भी इस जैसा होगा। बहाउद्दीन कहता है, फिक्र ना करो कमांडर, आज शाम को मैं सोगोत होऊंगा, ये मसला मैं खुद हल करूंगा। अब आप इस कागज पर मुझे टैक्स की वसूली की मोहर लगाने दो। कमांडर उसे मोहर लगाने से रोक लेता है और कहता है, जब तक सारा टैक्स नहीं आ जाता तब तक कोई मोहर नहीं लगेगी, लेकिन अगर सोगोत का टैक्स नहीं आया तो मैं तुम्हारे खून से इस कागज पर मोहर लगाकर इसे हुलागू खान की तरफ भेज दूंगा। अब जाओ और यह मसला हल करो। ये सुनकर बहाउद्दीन बाहर निकल जाता है। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। तुर्गुत लफ्के किले में पहुंच चुका था। उरानोस उसे खुशामदीद कहता है और फिर कहता है, मुझे उम्मीद है कि अतुल ने वो मालूमात भेजी हैं जिसका मुझे इंतजार है। तुर्गुत कहता है, वो जगह जहाँ टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो सोगोत के बाहर की तरफ रास्ते में मौजूद एक मेहमान खाना है। उरानोस पूछता है, उस मेहमान खाने में कौन होगा। तुर्गुत कहता है, सिर्फ मंगोल होंगे। उरानोस कहता है, अतुल साहब का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना, काम होने के बाद हम उन्हें खबर भिजवा देंगे। फिर तुर्गुत वहाँ से वापस मुड़ जाता है। उसके जाने के बाद उरानोस एक सिपाही से कहता है, सिपाही इकट्ठे करो और कमांडर दरागोस को इत्तला दो कि हम मेहमान खाने की तरफ जा रहे हैं। हम मंगोलों को मार देंगे और सोना हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ सोगोत में दुमरुल और गुनगुत वापस आकर अतुल साहब को बताते हैं, तारा हमें कहीं भी नहीं मिला, उसने अपनी दुकान भी नहीं खोली और वो अपने घर में भी मौजूद नहीं है। अतुल कहता है, वो मिकीस को गिरफ्तार होते देखकर भाग गया होगा, तुम लोग होशियार रहना। फिर दुमरुल कहता है, हमारे गश्त वाले सिपाहियों की तरफ से खबर आई है कि अमीर बहाउद्दीन उमर कबीले की तरफ जा रहा है। अतुल कहता है, उसने हमें खबर नहीं दी। बमसी कहता है कि मतलब है कि कुछ करने वाला है वो, हम इसका पता लगाएंगे। इसके बाद अतुल घोड़े पर सवार होकर बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीले में बेबुलत कह रहा था, अमीर बहाउद्दीन ने खबर भेजी है कि वो आज शाम यहाँ पर आएंगे, मुझे हर चीज़ बेहतरीन चाहिए। सिरमा कहती है कि आप फिक्र न करें भाई, मैं हर चीज़ को देख लूंगी। बेबुलत कहता है, अगर हम ये सब कुछ अलबिलगे पे छोड़ दें तो हमें अमीर बहाउद्दीन की नफरत का सामना करना पड़ेगा। ये सब कुछ अलबिलगे की नाफरमानी का नतीजा है। फिर बेबुलत पूछता है, तुम्हारा क्या ख्याल है सिरमा, क्या तुम भी मेरी नाफरमानी करोगी। सिरमा कहती है कि कभी नहीं भाई, ये आपने कैसे सोचा। बेबुलत कहता है, तुम हमेशा मुख्तलिफ थी सिरमा, तुम अलबिलगे की तरह गुस्सीली नहीं हो। अगर मैं कबीले की बेहतरी के लिए तुम्हारी शादी अतुल साहब से कर दूं तो तुम क्या कहोगी। सिरमा मुस्कुराते हुए कहती है, आपका हुक्म मानना मेरी जिम्मेदारी है भाई। ये सुनकर बेबुलत मुस्कुराने लगता है। काई कबीले में अतुल कहता है, कल उमर कबीले वालों ने हमें दावत दी है वालदा। आयमा खातून कहती हैं, हमें जाना चाहिए बेटा। सिलजान, तुम खवातीन से कहो कि वो उनके लिए तोहफे तैयार करें। अतुल कहता है, बेबुलत ने मुझे दोनों कबीलों के भाईचारे के मजबूत करने की बात की है वालदा, लाजमी वो इस भाईचारे को शादी से मजबूत करना चाहता है। सिलजान कहती है, फिर वो लाजमी अपनी बहन सिरमा खातून की शादी आपसे कराना चाहेगा, क्योंकि वो अलबिलगे खातून की शादी अमीर बहाउद्दीन से कराना चाहता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एतमाद के लायक नहीं है सरदार। अतुल पूछता है, क्या आपने कुछ सुना है सिलजान खातून। सिलजान कहती है, नहीं, लेकिन मुझे बेबुलत के बारे में अच्छे ख्यालात नहीं आते, वो अजनबियों की तरह बात करता है, मैं खौफजदा हूँ कि वो कोई चाल चलेगा। अतुल कहता है, अल्लाह हमारी किस्मत और मुस्तकबिल को अच्छा करे, लेकिन मैं आपकी तमाम बातों से रजामंद हूँ, मैंने ज़रूरी एहतियाती तदाबीर ले ली हैं। आयमा खातून कहती हैं, तुम्हें एक औरत की ज़रूरत है बेटा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, बाकी फैसला तुम्हारा अपना है। अतुल कहता है, उमर कबीले वाले रियासत के हुक्म पर यहाँ पर आए हैं,
अमीर बहाउद्दीन उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अगर हम उमर कबीले को अपनी तरफ कर लें तो अमीर बहाउद्दीन की चालों को नाकाम बना सकते हैं। मेरा दिल हलीमा के अलावा किसी को नहीं चालता वालदा, लेकिन अगर कोई शादी हुई तो वो सिर्फ सियासी मकासद के लिए होगी। दूसरी तरफ दरागोस और उसके आदमी उस मेहमान खाने के बाहर पहुंच गए थे जिसमें मंगोल अनातोलिया का टैक्स इकट्ठा कर रहे थे। दरागोस कह रहा था, अर्तुगरुल सही निकला, अनातोलिया का सारा टैक्स यहीं पर जमा हो रहा है। उरानोस पूछता है, हम अंदर कैसे जाएंगे हुजूर? दरागोस कहता है, पहले तुम जाओगे और फिर हम। तुम एक सांप की तरह अंदर घुसोगे और फिर उन्हें ये जहर दे दोगे। मंगोल ज़ियाफ़तें पसंद करते हैं। आज शाम को उनकी ज़ियाफ़त के दौरान तुम ये जहर उन्हें पिला दोगे। ये सुनकर उरानोस वहाँ से चल पड़ता है। इसके बाद शाम का वक्त हो जाता है। मंगोल बहुत पुरजोशी से ज़ियाफ़त मना रहे थे और शराब पी रहे थे। उनका कमांडर भी एक खोपड़ी में शराब डालकर पी रहा था। सब मंगोल बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इतने में उरानोस अंदर दाखिल होता है और बुलंद आवाज़ में कहता है, उलागू खान के अजीम सिपाहियों, जिसकी हुक्मरानी पूरी दुनिया पर है, क्या आप लोग एक लजीज शराब पीना पसंद करेंगे? ये सारी आपके लिए लाई गई है। ये खून की तरह की शराब है। ये सुनकर मंगोल बहुत खुश हो जाते हैं और अपने गिलास आगे करने लगते हैं। उरानोस भी जल्दी जल्दी से शराब डालने लगता है। इतने में मंगोलों का कमांडर कहता है, इधर आओ मुलाजिम लड़के। उरानोस उसके पास आ जाता है। मंगोल कमांडर खोपड़ी वाली सारी शराब उसके ऊपर उंडेलने लगता है और कह मारकर हंसने लगता है। उरानोस खामोशी से बर्दाश्त कर लेता है। फिर कमांडर कहता है, मुझे भी वो शराब दो जिसकी तुम बहुत तारीफें कर रहे थे, ताकि मैं भी उसका जायका चख सकूं। ये सुनकर शराब वो खोपड़ी में डालने लगता है। थोड़ी सी शराब पीकर कमांडर कहता है, ये बहुत अच्छी है। इस शराब का क्या नाम है? उरानोस कहता है कि खून जैसी शराब। इसके बाद सब मंगोल पुरजोशी से शराब पीने लगते हैं। कुछ ही देर बाद सबकी तबीयत खराब होने लगती है। मार्किन भी ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर वो कुछ देर में वहाँ से चला जाता है। सब मंगोल आहिस्ते आहिस्ते जहर के असर की वजह से मर रहे होते हैं। इतने में कुछ मजीद मंगोल अंदर दाखिल होते हैं और साथ ही दरागोस के आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अमीर बहाउद्दीन उमर कबीले में पहुँच चुका था और कह रहा था, पहले ही मंगोलों की तलवार मेरी गर्दन पर है और ऊपर से ये मुसीबत देखो, सुगोत का टैक्स काफरों के पास चला गया है। क्या तुम जानते हो कि इस टैक्स के जिम्मेदार तुम हो बेबोलत? बेबोलत कहता है, और मैं क्या करता मेरी हजरत? क्या मैं अपनी बहन को उनके पास छोड़ देता? बहाउद्दीन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। कम से कम वो सोना एलबिलगे खातून की जिंदगी के लिए कुर्बान हुआ है। जब तक हमें वो वापस नहीं मिल जाता हमें कुछ करना होगा। बेबोलत कहता है, मैं उस दरागोस से इसका हिसाब लूंगा मेरी हजरत, आप यकीन रखें। बहाउद्दीन कहता है, मुझे यकीन है बेबोलत। अब तुम पता लगाओ कि अर्तुगरुल ने उनके साथ किस किस्म का मुआहदा किया था। बेबोलत कहता है, मैं जल्द पता लगा लूंगा मेरी हजरत, लेकिन अर्तुगरुल मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा जंगजू निकला। ना सिर्फ उसकी ताकत बल्कि वो अपनी अकल को भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। बहाउद्दीन कहता है कि तुम भी अर्तुगरुल की तारीफें करने वालों में शामिल हो गए हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद था? बेबोलत कहता है, ये तारीफ नहीं है, ये मेरा मुशाहिदा है। बहाउद्दीन खड़ा होकर कहता है कि अपना मुशाहिदा अपने पास रखो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बेबोलत कहता है, मैं अपना मकसद नहीं भूला मेरी हजरत, लेकिन आप जानते हैं कि अर्तुगरुल जैसे दुश्मन को हराना आसान नहीं है, इसीलिए मैंने एक और रास्ता निकाला है। बहाउद्दीन पूछता है, क्या रास्ता है वो? बेबोलत कहता है कि मैं उसे अपनी बहन सिरमा के साथ शादी करने की पेशकश करूंगा। कई कबीले वालों के अंदर ये घुसने का तेज तरीन तरीका है और सिरमा एलबिलगे जैसी नहीं है, वो घुसना जानती है और हमारे कबीले के साथ वफादार है। बहाउद्दीन कहता है, ये बहुत अक्लमंदाना फैसला है, लेकिन अभी तक एलबिलगे ने मुझसे शादी के बारे में हतमी जवाब नहीं दिया। बेबोलत कहता है, आप उसके जिद्दीपन को ना देखें, वो थोड़ी हुसीली है, वो आहिस्ता आहिस्ता रजामंद हो जाएगी। बहाउद्दीन कहता है, मैं खुद उससे बात करूंगा और इस मकसद के लिए मैं कुछ दिन इस कबीले में गुजारूंगा। मैं अपने नरम अल्फाजों से उसे मनाने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएगी। दूसरी तरफ मेहमान खाने में लड़ाई जारी थी। इस तरह दरागोस और उसके आदमी सब मंगोलों को गिरा देते हैं। उरानोस कहता है, सब मारे गए हैं हुजूर। दरागोस कहता है, एक अभी तक जिंदा है, लगता है कि उसने खूनी शराब थोड़ी कम पी है, वो शराब मुझे दो। फिर दरागोस जबरदस्ती उसके मुंह में शराब डालने लगता है। इस तरह वो मंगोल कमांडर भी मारा जाता है। फिर दरागोस कहता है, यह अब तक की मेरी सबसे बड़ी जीत है। अनातोलिया से इकट्ठा होने वाला सारा टैक्स हमारे पास इकट्ठा है। सोने के सिक्कों वाले तमाम संदूक उठा लो। उरानोस कहता है, हमने न सिर्फ सोना जीता है हुजूर, हमने यहाँ पर जो खून बहाया है वो एक बड़े कत्ले आम का बाइस बनेगा। दरागोस कहता है, इसीलिए ये एक अजीम फतह है। मंगोल अनातोलिया को जहन्नम बना देंगे, वो तुर्कों के सरों के पहाड़ बना दें, मुझे कोई परवाह नहीं। अब से दौलत और जीत मेरे पास है। और यहाँ पर किस खत्म हो जाती है।